हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीडीएस क्लासेस पर। और दोस्त, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं शानदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संविधान। संविधान देखेंगे स्टूडेंट, संविधान है क्या, आखिर क्या है संविधान, इसके बारे में जानेंगे संविधान क्या है। सबसे पहला पॉइंट, संविधान क्या है, क्या होता है संविधान। तो संविधान की अगर मैं आपको सीधी सी एक लाइन में अगर परिभाषा बताऊं तो संविधान होता है ऐसा कागज का दस्तावेज, ऐसा कागज का दस्तावेज जिसमें नियम, उपनियम तथा नियम, उपनियम तथा सिद्धांत और विधियों का संग्रह होता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं ऐसा कागज का दस्तावेज, ऐसा कागज का दस्तावेज, यहां लिख देता हूं मैं, दस्तावेज, कागज का एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम लिखे हुए हों, उपनियम लिखे हुए हों, सिद्धांत लिखे हुए तथा विधियों का संग्रह होता है, उसे संविधान कहते हैं। यानी किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन प्रणाली को चलाने के लिए जिन नियमों का, उपनियमों का जिस कागज के दस्तावेज में, जिस कागज के दस्तावेज में लिखित रूप से वर्णन होता है, उसे संविधान कहते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। कोई ऐसा कागज का दस्तावेज जिसमें नियम, उपनियम तथा सिद्धांत और विधियों का संग्रह होता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, जिसमें नियम पाए जाते हैं, उपनियम पाए जाते हैं, विधि पाई जाती है, सिद्धांत पाए जाते हैं, उस कागज के दस्तावेज को संविधान कहते हैं। अब संविधान दो प्रकार का हो गया। संविधान देखेंगे, मैं पॉइंट डालता हूं, संविधान के प्रकार। नंबर पहला, संविधान भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान। नंबर दूसरा, अलिखित संविधान। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान वह होता है जिसमें नियम तथा कानूनों से चलता हो, जो संविधान नियम तथा कानूनों से चलता हो और जो नियम तथा कानून किसी कागज के दस्तावेज पर लिखे हुए हों। मान लो किसी देश की शासन प्रणाली एक संविधान से चलती है, जो शासन प्रणाली के जितने भी नियम हैं, उपनियम हैं, विधि है, सिद्धांत हैं, वो किसी एक कागज के दस्तावेज पर लिखे होंगे, उसे बोलते हैं लिखित संविधान। क्या होता है वो? लिखित संविधान। और अलिखित संविधान क्या होता है? यहां लिखेंगे जिसमें, लिखित संविधान क्या होता है? जिसमें नियम,
तथा कानून, नियम तथा कानून किसी कागज के दस्तावेज पर लिखे हों। जिसमें नियम तथा कानून किसी कागज के दस्तावेज पर लिखे हुए हों उसे कहते हैं लिखित संविधान। और अलिखित संविधान क्या होता है? वह संविधान जो परंपरा तथा रूढ़िवादिताओं से चलता हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। संविधान कहते हैं। लिखित संविधान अभी मैंने आपको बताया। और अलिखित संविधान वह होता है जो परंपरा तथा रूढ़िवादिताओं से चलता है, जो पहले की परंपरा चली आ रही है तथा रूढ़िवादिताएं चली आ रही जिससे वो संविधान चलता है, उसे बोलते हैं अलिखित संविधान। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में आज भी अलिखित संविधान है। अगर वहां का जज, मान लो किसी ने कोई चोरी की, अगर किसी ने कोई चोरी की है, अगर वहां का जज उसे अगर 3 साल की सजा सुना देता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की ही सजा होगी। वहां यह लिखा हुआ नहीं है किसी संविधान में कि उस व्यक्ति को इसके साथ में अनुच्छेद, इसके साथ में धारा, इसके साथ में इतनी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां लिखित संविधान है ही नहीं। वहां क्या है? अलिखित संविधान है ब्रिटेन में। अगर किसी चोर को 3 साल की सजा है तो वो 3 साल की सजा है। ओके, अब लिखित संविधान देखेंगे। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान कहां का है? विश्व में पहला लिखित संविधान, विश्व में पहला लिखित संविधान है फिलाडेल्फिया का। फिलाडेल्फिया का संविधान है विश्व में पहला लिखित संविधान। और कब लिखा गया था ये? 1779 ईस्वी में पहला लिखित संविधान है विश्व में फिलाडेल्फिया का। और लिखा कब गया था? 1779 ईस्वी। अब तो ये लिखित संविधान हमने विश्व में बात की। अगर एशिया के संदर्भ में देखें कि एशिया के संदर्भ में पहला लिखित संविधान किस देश का है, और फिलाडेल्फिया पड़ता है तुम्हारा यूएसए में। कहां पड़ता है? यूएसए में, अमेरिका में, यूएसए में पड़ता है फिलाडेल्फिया। अगर बात की जाए एशिया के संदर्भ में, एशिया में पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पड़ता है फिलाडेल्फिया। और ये लिखा कब गया था? 1779 ईस्वी। एशिया के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एशिया में पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो एशिया में पहला लिखित संविधान है जापान का। जापान ने लिखित संविधान 1853-54 ईस्वी में ही बना लिया था। 1853-54 ईस्वी में जापान का लिखित संविधान बना।
अगर पूछे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वो है भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। क्यों बड़ा संविधान है? क्योंकि भारत के अगर मूल संविधान में बात की जाए, मूल संविधान में मूल संविधान में 395 आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो इस वजह से क्या है, भारत का लिखित संविधान सबसे बड़ा है विश्व में। और वर्तमान में अगर बात की जाए, ये जो अनुच्छेद है वर्तमान में लगभग अनुच्छेदों की संख्या है 470। और 470 कैसे है? ये अलग से अनुच्छेद नहीं बढ़ाए गए हैं कि 395 ये हो गया, 396, 399, नहीं। जैसे मान लो कोई भी अनुच्छेद 21, अगर इसमें अनुच्छेद बढ़ाना है तो इसी में डाल दिया गया। जैसे 21 का, जैसे अनुच्छेद बढ़ाना है 21 ख या 21A या मान लो 51 ए, 51 का क, इस प्रकार क ख ग घ ऐसे करके ABCD ऐसे करके अनुच्छेद आपके बढ़ाए गए हैं। उस प्रकार कितने अनुच्छेद बैठते हैं? 470। ओके। और भाग कितने बैठते हैं आप? वर्तमान में 25 भाग हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। इस वजह से भारत का संविधान लिखित में विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। अब देखेंगे दोस्तों संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। अब दोस्तों संविधान कोई हलवा तो है नहीं जो आपने बनाया और खा लिया। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और विश्व में सबसे पहले ये बात किसके मस्तिष्क में आई कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। विश्व में जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले ये बात आई उसका नाम है हेनरी मैन। जो इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के हेनरी मैन विश्व में पहले व्यक्ति थे जिनके मन में ये बात आई, जिसके मस्तिष्क में ये बात आई कि संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये तो है विश्व में। अब हम देखेंगे कि संविधान अब क्या है। जब हमारा संविधान नहीं बना हुआ था, 1947 में देश आजाद हुआ। उससे पहले 1947 से पहले क्या था? ब्रिटेन का शासन था। इंग्लैंड वाले अंग्रेज हमारे शासन कर रहे थे देश पर, तो उनका कानून चल रहा था। संविधान हमारे देश में नहीं था। कानून कहाँ का चल रहा था? अंग्रेजों का। तो भारत वालों की भी तो ये इच्छा थी कि हमारा खुद का संविधान होना चाहिए, हमारे खुद के नियम होने चाहिए, हमारा ऐसा संविधान होना चाहिए जिसको हम बनाएं।
जिसे हम लागू करें, कैसे नियम उपनियम होने चाहिए उसमें। वहां क्या था कि अंग्रेजों से कोई भी कानून पारित होके आया, यहां पे क्या था, भारत वालों के ऊपर थोपना ही तो था। वो तो भारत वालों के ऊपर लागू कर देते थे, थोप देते थे उसको लाके। तो भारत वालों के मन में भी तो ये शंका जागी होगी कि हमारे भारत के लिए हम ही एक संविधान का निर्माण करें। अब इस संविधान का निर्माण करेंगे तो संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होगी। तो भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाए आपसे कि भारत के संदर्भ में वह व्यक्ति कौन था जिसके मस्तिष्क में या जिसने पहली बार इस बात पर विचार किया कि भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो स्वराज्य विधेयक में यह बात कही गई बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। स्वराज्य विधेयक में 1895 ईस्वी में भारत में इसकी मांग कब कब उठी। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में संविधान सभा की मांग कब कब उठी। भारत में संविधान सभा की मांग कब कब उठी, तो स्वराज्य विधेयक में 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पहले मांग की गई कि संविधान सभा, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले किसने कहा था, 1895 में स्वराज्य विधेयक में, स्वराज्य विधेयक में बाई तिलक के द्वारा। भाई तिलक जी के द्वारा ये पहली मांग की गई, यानी कि विचार रखा गया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद में 1922 में गांधी जी के द्वारा और 1924 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। मैं कुछ इंपोर्टेंट आपको बताऊंगा। मांगे तो और भी उठी, मांगे तो और भी हुई, और इसको साकार रूप, जो संविधान सभा होनी चाहिए, इसको साकार रूप किसने दिया, वो साकार रूप दिया था 1946 में। साकार रूप किसने दिया, साकार रूप 1946 में कैबिनेट मिशन ने दिया। साकार रूप किसने दिया इसको, कैबिनेट मिशन ने। और भी मांगे हुई, अगस्त प्रस्ताव में भी इसकी मांग की गई 1940 में। तो हमें क्या है, इंपोर्टेंट पड़ता है। तो संविधान सभा में इस प्रकार संविधान सभा की मांगे उठी। 1934 में भी की गई, 1929 में भी की गई। तो इसी प्रकार कई मांगे उठी, लेकिन इसको साकार रूप 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा को साकार रूप दिया गया। तो संविधान सभा को कैबिनेट मिशन के द्वारा जो व्यापक रूप ये दिया गया, तो अब देखेंगे कैबिनेट मिशन, आखिर कैबिनेट मिशन है क्या, क्या है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को लेकर के अब हम बात करेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 तक, 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला,
और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए। और ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, जब वहां के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहां चुनाव हुए, और वहां पार्टी जो बनी वो लेबर पार्टी की पार्टी बनी। जो विजयी होकर के आई वो लेबर पार्टी विजयी होकर के आई, और वो लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, यानी एटली की सरकार बनी, और एटली ने अपनी संसद में यह घोषणा की कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है और हम भारत को स्वतंत्र करेंगे। भारत को भी क्या है, स्वतंत्र होने का अधिकार है और हम भारत को स्वतंत्र करेंगे। और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल, यानी कि जो उनका कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल होता है, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का है कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल होता है, तो उनका जो कैबिनेट मंत्रिमंडल था उसमें से उन्होंने 3 व्यक्तियों का चयन किया। और वह कैबिनेट मंत्री जो 3 लोग थे वो कौन कौन थे, वो 3 व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे? जो कैबिनेट मंत्री थे वो कौन कौन थे? नंबर पहले व्यक्ति थे जो प्रस्ताव लेकर के आए थे, क्रिप्स प्रस्ताव, सर स्टीफन क्रिप्स। और ये क्या थे? व्यापार मंत्री, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। क्या थे ये? व्यापार मंत्री। नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। जो क्या थे? नौसेना मंत्री थे। और एक थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस जो कि क्या थे? भारत सचिव थे। जो कि क्या थे? भारत सचिव थे। और इन 3 व्यक्तियों को, यानी कि कैबिनेट मिशन बना करके भारत में भेजा, और इन 3 व्यक्तियों को भारत में भेजा गया, और इसे ही क्या नाम दिया गया? कैबिनेट मिशन। जिसमें सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस मिशन के अध्यक्ष थे। सर पैथिक लॉरेंस क्या थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये कैबिनेट मिशन गठित हुआ 14 मार्च 1946 को, और ये भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को, यानी दिल्ली में पहुंच गए 24 मार्च 1946 को। जब दिल्ली में ये कैबिनेट मिशन आया तो इसने भारत की सारी स्थितियों का जायजा लिया, यानी सारी स्थितियों को भापा। कांग्रेस से बात की और मुस्लिम लीग को भी साथ में बुलाया, और क्या था? भारत की सारी स्थितियों को इसने सबका जायजा लिया, और इसने जायजा लिया और इसने घोषणा की। वो घोषणा क्या की थी? इसने अनुशंसा की कि भारत में एक संविधान सभा होगी, कि भारत में
संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होगी। एक संविधान सभा होगी। नंबर दूसरा क्या घोषणा की? ये जो संविधान सभा होगी इसमें जो व्यक्ति चुनकर के आएंगे उनका निर्वाचन कौन करेगा? यानी कि सदस्यों का निर्वाचन, जो संविधान सभा में सदस्य चुने जाएंगे उनका निर्वाचन, यानी सदस्यों का निर्वाचन जो प्रांतीय विधानमंडल होगी उनके सदस्य करेंगे, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। प्रांतीय विधान मंडल के सदस्य, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेंगे, निर्वाचन करेंगे उनका अप्रत्यक्ष रूप से। उनका चुनाव होगा। और भी इनकी कई घोषणा थी कि भारत एक संघ बनाया जाएगा, यानी पहले भारत को एक संघ बनाना पड़ेगा। तो इनकी ये घोषणाएं थी, और इन्होंने जब ये जायजा लिया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी 389। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, अरे 389 रखी, सदस्य संख्या 390 ले लेते, 388 ले लेते, या 385 ले लेते। ये 389 का क्या चक्कर? तो मैं आपको बता दूं, उस समय भारत की लगभग जनसंख्या थी 40 करोड़। 40 करोड़ जनसंख्या थी, और इसमें जो संविधान सभा के जो लोग 389 हैं उनमें एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व रखा गया था 10 लाख, यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या प्रतिनिधित्व करेगा। अगर एक भी नंबर आप आगे बढ़ाते हो तो उसके लिए 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और 10 लाख जनसंख्या उस समय बहुत मानी जाती है। और अगर एक पॉइंट गिराते हो, 88 करते हो, तो 10 लाख संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत ये चीज, यानी कि 10 लाख जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होती थी। तो क्या था, मेरा मेन मकसद आपसे ये है कि 389 का पॉइंट इस वजह से रखा गया उन्होंने कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था। इस वजह से उन्होंने 389 का ये जो है रखा प्रस्ताव, यानी 389 लोग संविधान सभा में होंगे। अब देखेंगे आगे। अब संविधान सभा में कितने लोगों का चुनाव होना था? 389, जिसमें से अंग्रेज भारत से भारत से 292 प्लस 4, और जो देसी भारत था भारत से 93 सदस्य आने थे। यानी अंग्रेज भारत से 292 प्लस 4
और देसी जो भारत था वहां से 93 सदस्य। अब आप कहोगे 292 प्लस 4, ये 4 क्या है? तो जिस प्रकार अब वर्तमान में जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते ना, उसी प्रकार पहले 4 कमिश्नरी प्रांत थे। वो 4 कौन कौन से थे? एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, राजस्थान में अजमेर, मेरवाड़ा, एक था दिल्ली, एक था अजमेर, दूसरा था कर्नाटक का कुर्ग, कर्नाटक का कुर्ग, और एक था बलूचिस्तान। जो वर्तमान पाकिस्तान में है। एक कर्नाटक का कुर्ग था, दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। मैं संविधान सभा में 93 सदस्य देसी भारत से, 292 प्लस 4 अंग्रेज भारत से। अब इसमें लेकर के संविधान सभा में लेकर के मैं आपको बताता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्योंकि संविधान की जो बैठकें हुई उनकी प्रारंभ बैठकों में कहीं ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उल्लेख नहीं मिलता है। तो बात करेंगे इनके निर्वाचन से। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने चुनाव लड़ा बॉम्बे से। बॉम्बे से ये चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा बंगाल से। कहां से लड़ा? बंगाल से। और बंगाल से ये चुनाव जीत जाते हैं, यानी इनकी एक सीट पक्की। पहले इन्होंने चुनाव लड़ा मुंबई यानी बॉम्बे से, उस समय का बॉम्बे, और वहां से चुनाव हार गई। फिर उसके बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा बंगाल से और ये बंगाल से चुनाव जीत जाते हैं। अब ये बंगाल से चुनाव जीत गए। जैसे जैसे 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 नजदीक आता जाएगा, भारत का साफ साफ विभाजन होता नजर आएगा। तो इन्होंने जहां बंगाल से चुनाव लड़ा था उस क्षेत्र का नाम था जयसुर कुलना। जयसुर कुलना। और जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बंटवारा हुआ तो ये जो भाग था ये पूर्वी पाकिस्तान में पहुंच गया। बंगाल ये जो क्षेत्र था ये पूर्वी पाकिस्तान में जो आज का बांग्लादेश है उसमें पहुंच गया। यानी कि वहां क्या हुआ, बाबा साहब की एक सीट रिक्त हो गई। अब तो संविधान सभा में नहीं जा सकते। अब संविधान सभा में बाबा साहब नहीं जा सकते। इधर बाबा साहब का भी ये मन था कि मैं संविधान सभा में जाऊं, करें क्या। और उधर संविधान के सलाहकार संवैधानिक सलाहकार कानून के बहुत अच्छे जानकार सर वी.एन. राव, सर वी.एन. वेनेगल नरसिंह राव, सर वी.एन. राव, वेनेगल नरसिंह राव, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना, अगर भारत की तरफ से पहला कोई जज है
उसमें पहला कोई जज रहा है भारत की तरफ से तो वो सर बी.एन. राव ही थे। तो सर बी.एन. राव के द्वारा जब बाबा साहब चुनाव हार जाते हैं तो सर बी.एन. राव के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह कहा जाएगा कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान जरूरी है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर को एक पत्र लिखेंगे। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सीट को खाली कराने के लिए, यानी कि उनके लिए एक सीट खाली कराने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीजी खैर को पत्र लिखेंगे और वहां से उनका स्थान, यानी कि एक सीट एम.आर. जयंकर अपने पद से इस्तीफा देंगे और वहां से उनके लिए एक स्थान, एक सीट का स्थान रिक्त कराया जाएगा और फिर बाबा साहब वहां से बॉम्बे से चुन करके आएंगे। बॉम्बे से चुन करके आएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बाबा साहब कहां से चुन करके आए थे, अगर बॉम्बे ऑप्शन में ना हो तो ही बंगाल लगाना, अन्यथा उसको महत्व, अगर बंगाल और बॉम्बे दोनों हैं तो उसको बॉम्बे को ही आपको महत्व देनी है। तो इस प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में चुन करके आए। एम.आर. जयंकर ने अपना पद वहां से खाली किया और इस प्रकार बाबा साहब वहां पर चुन करके आए। अब बाबा साहब को लेकर के और भी मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा साहब इतने विजनरी, यानी कि इतने दूरदृष्टि व्यक्ति थे कि उन्होंने संविधान, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके 7 साल पहले 1940 में एक पुस्तक लिखी, थॉट ऑफ द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। उन्हें ये बात पहले ही 7 साल पहले ही ये कल्पना कर ली थी कि पाकिस्तान बनकर रहेगा। बाबा साहब ने ये बात पहले ही कल्पना कर ली थी, तो कितने विजनरी होंगे वो, कितने दूरदृष्टि होंगे। और 1940 में अपनी पुस्तक लिखी, थॉट ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान अलग होकर के ही रहेगा। 7 साल पहले ही कल्पना करना किसी बात की। तो चलते हैं आगे, देखेंगे संविधान सभा में चुनाव कितने व्यक्तियों का होना था? 389, जिसमें से 292 प्लस 4 अंग्रेज भारत से थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी भारत से, यानी कि राजा महाराजाओं का जहां शासन चलता है। अंग्रेज भारत वो जहां अंग्रेज शासन करते थे और देसी भारत वो जहां राजा महाराजाओं का शासन चलता है। तो 389 सदस्य चुनकर के आने थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को, तो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक में 207 या 8 लोगों ने उसमें भाग लिया। अब आप कहोगे कहां तो आंकड़ा 389 का है, कहां पहली बैठक में 207 और 8 का 207 लोग बैठ रहे, यानी 207 सदस्य आ रहे, तो आंकड़ा तो कम आना ही था। क्योंकि पहली जो बैठक थी, पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। पहली बैठक का क्या था? पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग की 73 सीटों पर जीत के आई थी। मुस्लिम लीग को इसमें से कितनी सीट मिली थी?
73। जब 73 सीटों पर विजयी होकर के आई मुस्लिम लीग, तो उसने क्या कहा, पहली जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया। आंकड़ा बहुत कम आया है मुस्लिम लीग का, 73 सीट प्राप्त हुई, तो पहली बैठक का क्या किया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो 207 लोगों, 207 कहीं 208 लिखा हुआ है, पहली बैठक में व्यक्ति बैठे। तो चलो मान लो कि अगर मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, अगर मुस्लिम लीग के सदस्य यहां नहीं आते, तो इसमें से अगर 73 भी आप घटाओगे तो 389 में से अगर 73 घटाते हो, 6 1 316, तो 316 आना चाहिए। फिर ये इतना कम कैसे आया? तो इतना कम इस वजह से आया कि जो देसी भारत था, जहां से 93 सदस्य आने थे, वो संविधान सभा में आए ही नहीं। उन्होंने अभी अपना यही तय नहीं किया था कि उनको जाना किधर है, भारत में जाना है या जो पहले से उनका राजपाट जैसे चल रहा है राजाशाही, उसी में रहना है। उन्होंने यही तय नहीं किया था कि उनको जाना किधर है, तो वो 93 सदस्य आए नहीं। तो इस वजह से आंकड़ा तो कमाना आना है। और मुस्लिम लीग अगर इसका बहिष्कार करे, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्य इसका बहिष्कार कर रहे हैं, ये भी मतलब नहीं इसका। अगर 73 सदस्य चुन करके आए हैं मुस्लिम लीग के, तो ये भी इसका मतलब नहीं कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्य इसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या था, पहली बैठक जो थी उसमें 207 या 8 सदस्य चुन करके आए। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं बताता हूं आपको। जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें कुल महिलाएं थी, मैं पहली बैठक की बात कर रहा हूं, पहली बैठक में कुल महिला थी पहली बैठक में जो कुल महिलाएं थी वो थी 9। और अगर टोटल महिलाएं पूछी जाए, तो टोटल जो महिलाएं थी संविधान सभा में वो थी 15, जिसमें से एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में कौन थी, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो थी बेगम अय्याज रसूल। बेगम अय्याज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला पूछा जाए तो बेगम अय्याज रसूल। और एक उसमें पूछा जाए एकमात्र दलित महिला कौन थी, तो दलित महिला थी तो जो दलित महिला थी उनका नाम था दक्षिणाणी वेलायुधन। दक्षिणाणी एकमात्र दलित महिला दक्षिणाणी वेलायुधन, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल। अगर एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो एससी कैंडिडेट कितने थे, अगर एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो एससी कैंडिडेट थे कुल 26। अगर एसटी कैंडिडेट की बात की जाए कि संविधान सभा में एसटी कैंडिडेट कितने थे, तो एसटी कैंडिडेट थे 33। एससी कैंडिडेट 26, एसटी कैंडिडेट 33। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल, एकमात्र दलित महिला दक्षिणाणी वेलायुधन। पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया और दूसरी बैठक में टोटल महिला थी उसमें 15। कितनी थी टोटल महिला? 15 थी। अब जो पहली बैठक संविधान सभा की हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? पहली जो बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया था? क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी और हमारे भारत की ये परंपरा रही है कि भारत में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए पहले सम्मान दिया जाता है। वो सम्मान देने के लिए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे संविधान सभा में, तो उनको वो सम्मान देने के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन स्वीकार नहीं हुआ। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। जो वर्तमान की जो प्रस्तावना है ना, संविधान की वर्तमान में जो प्रस्तावना है, उसका आधार ही ये उद्देश्य प्रस्ताव है। जो वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना, उसका आधार ही ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो उस दिन तो ये स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि संविधान सभा में और भी कई सारे व्यक्ति थे, एम आर जयंकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आ जाती, क्योंकि जो संविधान सभा जो थी, जो लोग थे संविधान सभा में, वो बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के थे। यानी विपक्ष का भी सहमत चाहिए उन्हें, सहमत चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग संविधान सभा में नहीं आ जाती, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और उस दिन ये स्वीकार नहीं किया गया। तो ये स्वीकार कब किया गया? ये स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? यानी कि दिसंबर के बाद 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो स्वीकार किया जा रहा है 22 जनवरी 1947 को, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में था, जिस भावी संविधान का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, जिस भावी संविधान को हम बनाने जा रहे हैं, जिस आयन का हम निर्माण करने जा रहे हैं, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगी, सरकार की प्रवृत्ति कैसी होगी, ये सारी जो बातें थी, ये इस उद्देश्य प्रस्ताव में थी।
तभी जो वर्तमान की जो प्रस्तावना है उसका आधार ही ये उद्देश्य प्रस्ताव है। अगस्त प्रस्ताव को लेकर के बात करूंगा मैं थोड़ी देर। अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि हाँ, हम संविधान के लिए, भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, यानी कि संविधान सभा होगी। लेकिन इसमें भी भारत वालों को आपत्ति थी। जो गांधी जी, कांग्रेस के और भी जो नेता थे, इनको आपत्ति थी, भारत वालों को आपत्ति थी। इसमें आपत्ति हमको इस वजह से थी क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि अगस्त जो प्रस्ताव आया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में कि वहां भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। हमको आपत्ति थी। हमको इस वजह से आपत्ति थी क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने कहा था कि इस जो संविधान सभा जो होगी इसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इसमें कहा था कि इसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। अब मुख्यतः भारतीय लोग होने से मतलब था इसका, इसमें और भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इस वजह से कांग्रेस और गांधी जी की और भी दल के जो और भी नेता थे इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यानी इसमें ही हमको आपत्ति थी। फिर एक क्रिप्स के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया, क्रिप्स प्रस्ताव, एक प्रस्ताव रखा गया, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अब इसमें भी हमको आपत्ति थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, पूर्णतः स्वीकार कर लिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। लेकिन इसमें आपत्ति हमको ये थी कि अंग्रेजों ने कहा था हाँ, आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, आपके लिए एक संविधान सभा होगी। लेकिन द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा है, इसको खत्म होने के बाद भारत वालों को आपत्ति ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? अगर संविधान सभा होनी चाहिए तो अभी होनी चाहिए। इधर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था 1942 में, करो या मरो का नारा दिया था, या तो देश के लिए कर जाओ या मर जाओ। तो 1942 का यह भी प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया था और गांधी जी ने तो इसे एक दिवालिया बैंक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, एक दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने, कि युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपके लिए करेंगे। तो हमारा ये कहना था भारत वालों को कि अभी क्यों नहीं, युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों? इस वजह से ये भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया। तो ये अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव ये थे। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा की टोटल जो अधिवेशन हुए वो कितने हुए, तो टोटल अधिवेशन हुए 12। टोटल अधिवेशन 12 इस वजह से हुई क्योंकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। अगर इस बैठक को भी काउंट किया जाए तो संविधान के कितने, संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? 12। अगर इस बैठक को भी काउंट करते हो तो ओके।
और संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो संविधान आंशिक रूप से लागू किया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 16 अनुच्छेद लागू हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, यानी कि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो आंशिक रूप से कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16 अनुच्छेद। आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए। तो 16 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए आंशिक रूप से। इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में है कि उस दिन 16 अनुच्छेद लागू किए जाएंगे, और खुद वो अनुच्छेद भी उसी दिन लागू किया गया? तो इस बात का वर्णन है अनुच्छेद 394। अनुच्छेद 394 में ये वर्णित था कि जो 16 अनुच्छेद होंगे, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और भी अनुच्छेद, ये 16 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए जाएंगे, और बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे, और ये 16 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 394 में। और अनुच्छेद 394 ये भी वर्णित है कि बाकी के अनुच्छेद जो 26 जनवरी को लागू किए जाने हैं, वो 26 जनवरी को ही लागू किए जाएंगे। इस बात का भी वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 394 में, राइट। तो ये अनुच्छेद हो गए आपके 16 अनुच्छेद। अब आपसे भारत देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। जो अनुच्छेद बाकी के 16 अनुच्छेद के बाद जो बाकी के अनुच्छेद है, वो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किए गए? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसी में भारत वालों ने घोषणा कर दी थी कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और उन्होंने 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया भी। लेकिन ये तो बनकर के तैयार हो गया, तो इसको लागू करना था नवंबर 1949 में ही, तो इसको लागू भी करना है। तो इस वजह से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे आंशिक रूप से लागू किया गया। बाकी के जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई, ताकि वो जो ऐतिहासिक तिथि थी उसकी महत्ता कम ना हो जाए। यानी कि 26 जनवरी जो ऐतिहासिक तिथि है, उस 26 जनवरी की महत्वता जो है वो कम नहीं हो जाए। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया। अब आप कहोगे कि 26 जनवरी 1950 से तो संविधान लागू हुआ है, तो 1947 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947, तो आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी के बीच का जो शासन था वो किस प्रकार चला? तो 1935 का जो शासन अधिनियम था, 1935 का शासन अधिनियम था, उसके माध्यम से ही, यानी कि जो 1935 में जो शासन अधिनियम था वही लागू किया गया।
और अनुच्छेद 395 के द्वारा भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम, इस अनुच्छेद जो अंतिम अनुच्छेद था 395, इसके द्वारा दोनों अनुच्छेद खत्म कर दिए गए। तो अब बात करेंगे, तो जब तक कौन सा शासन चला था यहाँ पे 35 वाला भारत शासन अधिनियम 1935, राइट। तो दोस्तों, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक चौबीस जनवरी 1950 को, तो संविधान सभा में सभी लोग थे, वो डॉक्टर राजेंद्र की प्रशंसा कर रहे थे। तो संविधान में बैठे हुए लोग डॉक्टर राजेंद्र की प्रशंसा कर रहे थे, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खुद का नंबर आया बोलने का, तो उन्होंने बोला, बहुत ही लाजवाब बोला। उन्होंने कहा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को चुनना, ये जो मुझसे काम हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो 29 अगस्त 1947 में समिति बनाई गई। क्योंकि जो बाबा साहब ने संविधान के निर्माण में बाद में जो कार्यभार संभाला, वो वाकई काबिले तारीफ था। वो बहुत विजनरी और दूरदृष्टि व्यक्ति थी। तो जब उनका खुद का बोलने का नंबर आया, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये जो काम हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ। अब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान की अंतिम बैठक हो रही, संविधान सभा की। तो जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। अब कहां तो 389, कहां 284। अगर मुस्लिम लीग भी इसका बहिष्कार कर रही है, तो अगर 389 में से अगर आप घटाओगे तो 1947 ईस्वी के बाद जो व्यक्ति बचे थे वो थे 1947 का जब बंटवारा हुआ तो कितने व्यक्ति बचे थे संविधान सभा में? 299। तो 389 अगर आप कहोगे तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया तो 73 लोग मान लो वो आए नहीं। तो अगर इसमें से भी करोगे तो 300 कितना आना चाहिए? 316 का आंकड़ा आना चाहिए। लेकिन जब संविधान जब भारत अलग हो गया, यानी कि स्वतंत्र दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा में कितने व्यक्ति बचे थे? 299। फिर ये कम कैसे आई? तो ये इस वजह से कम आए कि कुछ लोगों ने कहा मैं संविधान को नहीं मानता, मैं हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं उस पर। तो कुछ लोगों ने अपने आप इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। तो मेरे बताने का आपसे सिर्फ ये मतलब है कि संविधान पर सिर्फ 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से जो प्रथम व्यक्ति थे इस पर हस्ताक्षर करने वाले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो अंतिम व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो अंतिम व्यक्ति थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, वो अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
अब संविधान को लेकर के, संविधान सभा को लेकर के कुछ लोग आलोचना करते थे। जैसे हिंदुओं की सभा, जैसे संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा है? संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा है? तो उसमें नाम आता है विंस्टन चर्चिल का। कि संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था चर्चिल ने कहा है, लेकिन संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था चर्चिल ने नहीं कहा है। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था, आपको याद होगा साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, एक आयोग बनाया गया साइमन कमीशन आयोग, और जो साइमन कमीशन आयोग था उसी के अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। क्या थे? लॉर्ड साइमन। वैसे लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, इनको लॉर्ड तो नहीं कहना चाहिए। क्या था? लॉर्ड साइमन। जो लॉर्ड साइमन आया था, इसने कहा था कि जो संविधान सभा है वो एक हिंदुओं की संस्था है। चर्चिल ने नहीं कहा था। चर्चिल ने कहा था कि जो संविधान सभा वो एक जातीय संस्था है, एक जातीय संस्था है, यानी एक जाति की संस्था है। चर्चिल ने कहा था ये, और लॉर्ड साइमन ने कहा था हिंदुओं की संस्था। लॉर्ड साइमन ने कहा हिंदुओं की संस्था, और चर्चिल ने कहा है एक जाति की संस्था। और चर्चिल ने तो एक बात और कही थी, जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ऐसा लग रहा है कि जिसकी दुल्हनी गायब है। ऐसा विवाह लग रहा है संविधान सभा जिसमें दुल्हन ही नहीं है। ये स्टेटमेंट दिया था विंस्टन चर्चिल ने। तो ओके दोस्तों, आज आप लोगों ने मुझे सुना, आपके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद देता हूं मैं आपको कि आप लोगों ने मुझे सुना। तो इसी प्रकार आपका पूरा संविधान मैं कराऊंगा, सुख के साथ चलेंगे हम। तो बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलता हूं मैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये पढ़ा हुआ आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में संविधान के साथ।